मैं कलीदी खुतबे के लिए डॉक्टर शैलेंद्र सागर साहब को दावत देना चाहती हूँ। बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिलेंगी। वो बहुत जुड़े हुए थे और कलीदी खुतबा के लिए बहुत सही इंसान का इंतखाब किया गया है। मैं मुबारकबाद देती हूँ। आदरणीय अम्मार रिजवी साहब, शारिफ रुजौलवी साहब, विलायत जाफरी साहब, सबीरा मैडम और दोस्तों, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैफ़ी साहब के ऊपर कोई पर्चा पढ़ना है या बोलना है, और शायद इस काबिल मैं हूँ भी नहीं कि उनकी शायरी के बारे में या उनके जो उनका राइटिंग है उसके बारे में कुछ विस्तार से मैं बोल सकूं, क्योंकि जो मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ था है वो उनकी मोहब्बत जो उन्होंने मुझे मेरे साथ दिखाई है, और जिस तरह से वो बार बार आते थे मेरे लखनऊ में। जब मैं आजमगढ़ से यहाँ आ गया तो कई बार वो रिक्शा से चल के मेरे पास आ जाया करते थे। मैं उनसे कहा करता था कि आप मुझे फ़ोन कर दिया कीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। बहरहाल, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ साहित्य से है, इसलिए जहाँ कहीं मैं रहा हूँ कोशिश की है कि वहाँ के जो साहित्यकार हैं उनसे परिचय रहे मेरा। तो आजमगढ़ जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ 3 जगह ऐसी थी जो वेल नोन थी और जिसको जहाँ जाने की मेरी बहुत तमन्ना रहती थी, और मैं गया भी, शुरू में ही गया मैं। एक राहुल सांकृत्यायन का गांव कनैला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निजामाबाद, और कैफ़ी साहब का गांव मिज़वा, जिसकी ज़िक्र मेहंदी साहब ने किया। तो मैं कुछ ही दिनों बाद जब पहली बार गया वहाँ, उन दिनों में कैफ़ी साहब वहाँ नहीं थे, तो बस उनका घर और गांव का एक थोड़ा बहुत चक्कर लगा के मैं लौट आया। उसके शायद 15-20 दिन बाद ही कैफ़ी साहब आए और उन्होंने मेरे पास एक स्लिप भेजी। वो हिंदी में किसी से लिखवा के भेजा करते थे। तो उन्होंने कि मैं आ गया हूँ और मैं कल शाम को आपके पास आऊँगा। तो बहरहाल वो आए और उन्होंने, पता नहीं किसी ने बताया होगा उन्हें, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप कुछ कहानियाँ लिखते हैं। तो मैंने कहा लिखता तो हूँ। तो उस वक़्त तक मेरी 2 किताबें छप चुकी थी, कहानियों की संग्रह। तो मैंने उनको दोनों किताबें दी। तो उन्होंने कहा आपको एक अपनी कहानी सुनाइए मुझे। तो उससे कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कहानी लिखी थी जो सिखों के दंगे हुए थे 84 में, और ये बात मैं आपसे 89 की कर रहा हूँ। तो मैंने 86-7 में एक कहानी लिखी थी एक सिख परिवार के एक छोटे से बच्चे की, जो वो स्कूल जाता है तो किस तरह का अलगाव, एलिनिएशन वो फील करता है, किस तरह सोशली उसका ऑलमोस्ट बायकॉट किया जाता है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ। इंदिरा गांधी, ये मालूम है कि हाँ हमारी प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया, किसने किया, वो कौन थे, क्या थे, कुछ नहीं पता। नाम वो सुनता था, बंता सिंह और ये सब नाम सुना करता था वो। तो वो जो है उससे लोगों ने उसके साथ ऐसी 4वीं-5वीं का बच्चा मैंने दिखाया है वो, तो लोग जो है वो और बच्चों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया, और जब भी कोई वो कोशिश करे तो वो यही कहें कि तू बंता सिंह का रिश्तेदार है। तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर एक दिन आके अपने घर में कहा कि मैं अब इस स्कूल में नहीं जाऊंगा। तो जब उससे पूछा गया तो पहले वो बताया नहीं। जब बहुत टीचर वगैरह से मिले उसके पेरेंट्स, क्या बात है, उनको भी कुछ नहीं पता था। तो बहरहाल वो एक दिन जब बहुत उसके फादर उससे पूछते हैं तो वो धीरे से पूछता है कि पापा ये बंटा सिंह कौन है, ये क्या हमारा रिश्तेदार, सॉरी बेअंत सिंह कौन है, ये क्या हमारा रिश्तेदार है। वो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी को मैंने पढ़ा, और ये कहानी उन्हीं दिनों एक बहुत ही फेमस लिटरेरी मैगजीन, आप लोग जानते होंगे, पहल में छपी थी। ज्ञानंद जी जो निकालते हैं, अभी भी निकाल रहे हैं। और इस कहानी का मेरे ख्याल में पंजाब की शायद ही कोई ऐसी मैगजीन हो जिसमें इसका ट्रांसलेशन गुरुमुखी में ना छपा हो। उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई ये कहानी।
तो ये कहानी को मैंने उनको सुनाया, वो बहुत उससे प्रभावित हुए। और उसके बाद जब जब वो मिज़वा आते थे तो खबर करते थे, तो कभी मैं चला जाता था, कभी वो कहते थे नहीं मुझे शहर में कुछ काम भी है। और जैसा कि मेहंदी साहब ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई शख्स अपने गांव के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हुए, इतना एफर्ट करते हुए नहीं देखा। हर चीज़ पर उनकी निगाह थी। ट्यूबवेल कैसे लगेगा, सड़क कैसे बनेगी, बिजली कहाँ तक पहुँची है। उन दिनों में शुरू केबल भी शुरू हुआ था, तो वहाँ आजमगढ़ में ही केबल ठीक तरह नहीं आता था, तो वहाँ की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उस पर भी वो सोचते थे किस तरह यहाँ केबल लगे। और बाकी प्राइमरी स्कूल और फिर ग्रीनरी, इवन पर्यावरण एनवायरनमेंट को लेकर वो कई बातें ऐसे किया करते थे, गंदगी मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। गांव वालों को जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो उनकी जो बाहर एक बैठक जैसी बनी हुई थी, वहाँ पर वो अक्सर वहाँ लोग बैठे होते थे और बातचीत उससे करते होते थे। तो बहरहाल जब भी मैं, जितने दिनों में करीब 1.5 साल आजमगढ़ में रहा, तो उनसे मुलाकात रही। उसके बाद मैं झांसी चला आया था। तो झांसी में चला आया तो झांसी में एक मुशायरा एक होने जा रहा था, मुझे पता था कि उसमें कैफी साहब आ रहे हैं। तो उसी वक्त उनकी चिट्ठी आई मेरे पास कि मैं फला तारीख को रहूँगा और आपके घर पे रुकूँगा मैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। बहरहाल वो आए, दिन में आए और उनके पास एक किताब थी और उससे मुझसे बोले कि आपकी बिना इजाज़त के मैंने एक काम किया है। मैंने कहा साहब पहली बात तो क्या इजाज़त देने की मेरी हैसियत है आपको, लेकिन खैर ये किताब जो आवारा सजदे उन्होंने, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है, जो लोक भारती से छपा है, ये किताब उन्होंने जो है मुझे डेडिकेट की। और इस पर इन्होंने लिख रखा है समर्पण, नहीं मैं पढ़ लूँ। समर्पण श्री शैलेंद्र सागर को, उनके ओहदे के लिए नहीं, उनके अंदर छुपे हुए कलाकार को। नीचे कैफी। ये मेरे ज़िंदगी की जो मेरी कुछ एसेट्स हैं, पूंजी है, उनमें से ये किताब ये भी है। और ये किताब मैं अपने बहुत करीब रखता हूँ हमेशा। और जाहिर है कि मैं ना काबिल था, न मेरे अंदर वो योग्यता थी कि कैफी साहब जैसा बड़ा शायर एक अपनी किताब मुझे डेडिकेट करे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। बहरहाल उस दिन फिर घर पर मुशायरा करीब 11:30-12 बजे ख़त्म हुआ, फिर घर पे आए वो, और हमारा उस दिन डिनर जो है सुबह 5:15 बजे हुआ। और उसके बाद बोले कि मैं थोड़ी देर सोऊंगा। उसके बाद यहाँ भी जब भी वो रहते थे और कोशिश करते थे, तो वो जो है वो ज़रूर मुझे याद करते थे, मुझे बुलाते थे, और या कभी कभी खुद भी चले आते थे। इस किताब में मुझे नहीं मालूम कि किसी हिंदी शायर पर, किसी हिंदी के बड़े कवि ने इतने विस्तार से कभी कुछ लिखा हो। इस किताब में जो इसका प्रीफेस है वो शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है, जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े पोएट थे। और ये प्रीफेस जो है, चश्मा बताइए इस समय भूल गया है, 1 मिनट लग जाएगा हालांकि पहली बार ही ऐसा हो। या कोई और चश्मा हो, मैं उससे कोई किसी के पास देखें जरा। एक मिनट, हाँ मेरा काम चल जाएगा इससे। तो ये कैफी साहब का जी, पहली बार किसी का चश्मा दूसरे के काम आए जी। तो ये प्रीफेस जो है शमशेर बहादुर सिंह जैसे बड़े कवि ने इस किताब में लिखा है, और 18 पेज का। और मुझे लगता है कि अगर कैफी साहब को समझना है तो शायद ये प्रीफेस जो है यही काफ़ी है। मैं इसमें से कुछ पोर्शन में ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अपने को योग्य नहीं समझता कैफी साहब के बारे में बोलने के लिए।
तो इसीलिए कुछ इसमें से एक दो चीज़ें मैं चुरा कर या अपनी तरफ से बोल कर या पढ़ कर, और किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को लिखा है, कितनी गहराई तक वो गए हैं। प्रेम और सौंदर्य की कविताओं में कैफी का निश्चल व्यक्तित्व साफ आईने की तरह हमारे सामने आ जाता है। उसको ज़िंदगी से प्यार है, यानी ज़िंदगी की हसीन से हसीन चीज़ से प्यार, और उसको निश्चल इंसान से और उसके प्यार से प्यार है। हुस्न और इश्क की उसकी कविताएं कितनी संगीतमय हैं, उनके शब्दों और शैली में कितना रंगीन और कोमल और विह्वल प्रवाह है, कितनी तल्लीनता है, कैसी मादकता। प्रेयसी के सौंदर्य का जब वो विस्तार से वर्णन करने लगता है, अंग अंग के सौंदर्य का, मगर विशेष रूप से आँखों का, उसकी चाल का, उसकी हया का और उसकी कोमलता का, या विशिष्ट मना स्थितियों में उसकी अदाओं का, तो उसके लहजे में कैसा समर्पित आदर भाव, सरल उत्सर्ग, सहजतम विश्वास का अपनत्व भर उठता है। कैफी सौंदर्य का पुजारी है, कलाकार नहीं प्रेमी है। उसका कलाकार प्रेमी के ही हृदय में छुपा रहता है, उसकी धड़कनों में और कहीं नहीं। उसका पूरा का पूरा अस्तित्व जैसे उन तमाम तरंगों में घुल जाता है जो सौंदर्य वैभव की पूर्णिमा प्रेम सागर की लहरों में उठाती रहती है। इस तरह से इसके बाद उन्होंने जो एक कविता के कुछ लाइनें कोट की हैं, वो मैं बीच का कुछ पोर्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। पूरी नज़्म को, ये नज़्म गज़ल भी है और एक पूरा सीन भी जो दिल में बस जाता है। या सवेरे सवेरे में प्रेम का नाजुक और मार्मिक मनोविज्ञान देखिए। न पूछो वो किस तरह आकर सिधारी, मेरी सारी हस्ती पर छाकर सिधारी। खरामा खरामा पशेमा पशेमा, खुद अपने से भी छुप छुपा कर सिधारी। वो पलकों की मस्ती, वो नज़रों की मस्ती, इन्हीं मस्तियों में नहा कर सिधारी। थकी सी वो अंगड़ाइयाँ, वो जमाही, संभल कर उठी लड़खड़ा कर सिधारी। अभी तक मेरी उंगलियां कांपती हैं, कुछ इस तरह दामन छुड़ा कर सिधारी। नज़र उठ ही जाती है उस सिमत कैफी, जिधर वो निगाहें झुकाकर सिधारी। तो प्रेम और इसकी कई कविताएं उनकी, ये पूरी मैंने इसको पढ़ा है तो कई जगह आते हैं। और औरतों के लिए जो उनकी इज्जत थी और जिस तरह से वो कविताएं लिखते थे या नज़में लिखते थे, उसमें से एक तो बहुत मशहूर है, मैं उसी को की कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे, जिसमें जलता है उसी आग में जलना है तुझे। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्श का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए। कव्वर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ ज़बानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे। बहरहाल ये लंबी एक नज़्म है। तो इस तरह का शख्स से मुलाकात करने का और मेरी ज़िंदगी में उनसे मेरा खुशनसीबी थी कि मेरा उनसे तारुफ़ हुआ, मेलजोल रही और आखिर तक मेलजोल रही। और एक बार शबाना जी आई थी तो वो सिर्फ शबाना जी को मिलवाने मेरे पास आए और उन्होंने कहा नहीं इसको वही कहानी सुनाइए। वो उन दिनों में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन थी, तो वो उन्होंने कहा मैं इस पर फिल्म बनाऊंगी और आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने दी। बहरहाल कुछ ही दिनों बाद वो हट गई थी, पता नहीं किस वजह से, फिल्म तो नहीं बनी। तो मैं मेहंदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज कैफ़ी साहब के बारे में मुझे कहने का मौका मिला, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया।